डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संगठन के सिद्धांतों के तहत ही व्यवहारवादी उपागम या बिहेवियरल अप्रोच के संबंध में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः मानव संबंध उपागम और व्यवहारवादी उपागम एक समान ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि दोनों का संबंध संगठन से जुड़े व्यक्तियों से है। वस्तुतः जो मानव संबंधी उपागम है वो संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, जो हमने HRT में देखा था। जबकि जो व्यवहारवादी उपागम है, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, व्यवहारवादी उपागम का मुख्य ध्यान संगठन के कार्यकरण में व्यक्ति के आंतरिक मूल्य और विचारशीलता पर होता है, अर्थात संगठन के साथ में उसका कैसा संबंध है। HRT तो इस चीज़ पे जोर देती है कि व्यक्तियों के आपस में कैसे संबंध है, और यह संगठन का व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ता है। इस प्रकार मानव संबंध उपागम व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर बल देता है, जबकि व्यवहारवादी उपागम मानव तथा संगठन दोनों की आवश्यकताओं पर बल देता है, अर्थात मानव तथा संगठन दोनों एक दूसरे को सहयोग करें। व्यवहारवादी उपागम व्यक्ति के अंतर्मन को समझने पर जोर देता है। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन प्रणाली के रूप में व्यवहारवादी उपागम एक नई पद्धति है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शुरू हुई है। व्यवहारवादी उपागम समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा व्यवहारों से अनुप्रेरित है। राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन सहित अधिकांश सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवाद उपागम से पूर्व केवल संस्थात्मक अध्ययन होते थे। लोक प्रशासन में व्यवहारवाद की प्रारंभिक जड़ें 1930 के मानव संबंधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसके बाद में चेस्टर बर्नार्ड हर्बर्ट साइमन ने इस उपागम को लोक प्रशासन में प्रयुक्त किया। लोक प्रशासन में बाद में इस उपागम का उपयोग होने लग गया। तो हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन में व्यवहारवाद को स्थापित करने के क्रम में एक तो साइमन ने 1946 में प्रोवर्ब्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक लेख लिखा था, उसके माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया था। उसी प्रकार से 1945 में साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में भी इस विषय को वैज्ञानिक स्वरूप देने पर बल दिया है। अब हम देखते हैं कि इसकी मुख्य अजम्पशंस क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है। तो व्यवहारवाद उपागम की कुछ प्रमुख मान्यताएं ये है कि एक तो सूक्ष्म अध्ययन पर जोर देता है। व्यवहारवाद में किसी संगठन के समस्त अंग, कार्यों या तंत्र को स्थूल रूप से समझने के बजाय व्यष्टि या सूक्ष्म या माइक्रो अध्ययन पर बल दिया जाता है, अर्थात बड़े अध्ययन से क्या होता है कि गहनता नहीं आ पाती, जबकि व्यष्टि अध्ययन में क्या होता है कि लघुकरण और विशेषीकरण हो जाता है। व्यवहारवादी मानते हैं कि संपूर्ण संगठन के अध्ययन के प्रयास में अध्ययन की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है। दूसरी बात है कि ये वैज्ञानिक आधार तथा प्रविधि पर बल देता है। किस बात पे बल देता है? वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक प्रविधियों पे बल देता है, साइंटिफिक अप्रोच पे। व्यवहारवादी उपागम की मूल मान्यता सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह स्थापित करना है। अध्ययन में काम ली जाने वाली शोध की प्रविधि विश्वसनीय और प्रमाणिक और प्रभावी होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए के बजाय क्या है पे जोर देता है। ये व्याख्यात्मक है, विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। इसका दृष्टिकोण अंतर्विषयिक है, इंटरडिसिप्लिनरी इसकी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी का अभिप्राय यही है कि एक विषय का दूसरे विषय से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कैसा संबंध है, वह इंटरडिसिप्लिनरी होता है, वह परस्पर या अंतर संबंध माने जाते हैं। संगठनात्मक व्यवहार को समझने के लिए केवल प्रशासकीय संरचना, नियम, प्रक्रिया, कानून, कार्यप्रणाली को जानना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि संगठन के सामाजिक परिवेश को भी समझना महत्वपूर्ण है। अतः संदर्भ विशेष की उपादेयता को भी पहचाना जाता है। समाज से संबंधित अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान का लोक प्रशासन के साथ किस प्रकार का संबंध है, इस पर भी इसमें जोर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवादी उपागम का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसने प्रभावित किया है, जैसे कि इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन के जो अध्येता है, जो विचारक हैं, लोक प्रशासन के संबंध में जो विचार करने वाले हैं, इस संबंध में इसने बताया है कि सभी समाज वैज्ञानिकों को व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक अध्ययनों का एक आधार प्रदान किया है, जो अंततः विषय को वैज्ञानिक सिद्धांत की ओर ले जाता है। ये उपागम अंतर्विषयी प्रकृति का है, तथा समाज के व्यवहार से संबंधित सभी विषय जो लोक प्रशासन, राजनीति, इकोनॉमिक्स आदि जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, उनसे इसका संबंध बढ़ाया है। इसने लोक प्रशासन को मूल्य निरपेक्ष विषय बनाने में योगदान दिया है। व्यवहारवादी उपागम में कोरे आदर्शों के बजाय यथार्थ को जानने और समझने पर भी जोर दिया गया है कि हम यथार्थ को जानें, यथार्थ को समझें, वास्तविकता में क्या हो रहा है, हम उस चीज़ पर बल दें। इस उपागम के प्रयोग से वैज्ञानिक अनुभववाद, नवीन दृष्टि, नई तकनीक, व्यापक सोच, सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण क्षमता आदि पर जोर दिया गया है। और यह जो उपागम है, इसने निसंदेह समाज विज्ञानों की परंपरा के सीमित दायरे से बाहर लाकर वैज्ञानिक आधार ढूंढने पर विवश किया है।
लेकिन इसकी आलोचनाएं भी कम नहीं है। इसकी भी आलोचनाएं हुई है कि यद्यपि व्यवहारवादी आंदोलन ने सामाजिक विज्ञान को 2 दशक तक नव प्रेरणा और चिंतन के आधार प्रदान किए तथा लोक प्रशासन सहित अधिकांश सामाजिक विषयों में पर्याप्त अनुसंधान भी हुए, किंतु इस उपागम में भी कुछ कमियां थी। जैसे पहली कमी इसमें यह मानी गई है कि बहुत से वैज्ञानिक इसे सिद्धांत या अध्ययन का उपागम मानने के बजाय केवल एक मनोवृत्ति करार देते हैं, एक विशेष सोच से जो प्रेरित है। व्यवहारवादी विचारक इस उपागम से प्राप्त निष्कर्षों तथा मान्यताओं को सापेक्ष मानते हैं, साथ ही साथ तथ्यों के मापतोल परिमाण पर भी बल देते हैं। इस प्रकार ये दो मान्यताएं आपस में विरोधाभासी बन जाती हैं। व्यवहारवादी उपागम से अभी तक मानव व्यवहार का सटीक विश्लेषण अभी भी नहीं हो पाया है। ये उपागम उत्तर आधुनिकता के समर्थकों की भांति जो बीत गया उसे स्वीकार करने और समझने में रुचि नहीं लेता है, जबकि वर्तमान तो भूतकाल पर ही खड़ा हुआ है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इस उपागम में वैज्ञानिक पद्धति पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ऐसे में पद्धति और तकनीक तो शुद्ध या प्रमाणिक हो सकती है, किंतु अध्ययन के अन्य महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाते हैं। व्यवहारवादी उपागम सूक्ष्म अध्ययन पर ही बल देता है, जबकि वृहद स्तरीय अध्ययन इसमें उपेक्षित रह जाते हैं। और कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि व्यवहारवादी उपागम केवल सैद्धांतिक व्याख्या विश्लेषण करता है। संगठन की समस्याओं के वास्तविक समाधान इस उपागम के पास भी नहीं है, क्योंकि यह केवल कल्पना आधारित अवधारणाएं धारण करता है। तो इस तरह से हम इस आंदोलन के संबंध में हम जान सकते हैं। धन्यवाद।